हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन पार्ट 2 के बारे में, जो कि मैकेनिज्म और प्रूफुल प्रोसेस के बारे में एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। बेटा आपसे गुजारिश केवल इतनी है कि ट्रांसलेशन बेसिक कंसेप्ट के इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको आप एक बार जरूर देखें। बिना उसके ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दूं। और उसे सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि कॉपी में उसके बेसिक कंसेप्ट को पॉइंट वाइज एज इट इज नोट कर लेंगे, तो जाके आपको ट्रांसलेशन हमेशा के लिए चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो आप उसे पहले देखें, फिर जाके ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ट्रांसलेशन की, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन का मतलब क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड चेन को एमआरएनए से बनाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एमआरएनए मैंने दिखा रखा है ब्लैक कलर से, और एमआरएनए के ऊपर हमेशा की तरह आप जानते हैं एमआरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडॉन। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। बेसिक कंसेप्ट का मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा, एक्सक्लूसिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे बेटा। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन सिंथेस। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? मेनी या मोर देन या फिर सेवरल, एक से ज्यादा एमिनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ना, CONH बॉन्ड से जोड़ना, दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेस या पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। एमआरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, जो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, अब इसका होगा ट्रांसलेशन, देन बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन, तब जाके वो बिहेव लाइक एंजाइम एंड एक्सप्रेस द फीचर आर कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एमआरएनए हमारे पास आ चुका है, और एमआरएनए का अगर स्ट्रक्चर में बोलूं तो उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे कोडॉन, लेकिन शुरुआत में होंगे स्टार्ट कोडॉन और बिल्कुल लास्ट में होंगे स्टॉप कोडॉन। तो मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 फिगर बनाए हैं, और टोटल यहाँ पर 3 स्टेप है बेटा। एक तो इनिशिएशन, सेकंड इलॉन्गेशन एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। आइए मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के बारे में पैरेलल लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन की वो बेसिकली प्रोकैरियोट में, एज इट इज यूकैरियोट में होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, बस राइबोसोम वगैरह थोड़े से चेंज होंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एमआरएनए की। एमआरएनए के ऊपर कौन प्रेजेंट होगा? कोडॉन। ओके, और कोडॉन के ऊपर यहाँ पर कोडॉन को रीड करने का काम करेगा टीआरएनए, और ब्रिंग्स द एमिनो एसिड काम करेगा टीआरएनए। तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर एक प्रेजेंट होता है एंटी कोडॉन लूप। ये सारी बातें पिछले वीडियो में बता दी है, मैंने बार बार कहा है आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर एमआरएनए है, एमआरएनए 5' मिला है हमें, और इसका पहला कोडॉन जो है वो AUG है, दैट इज कॉल्ड द स्टार्ट कोडॉन। अब स्टार्ट कोडॉन से हमें स्टार्ट करना है, और यहाँ स्टॉप कोडॉन आएगा लास्ट में, जिसे बोलेंगे उआ उआ उगा, दैट इज द नॉनसेंस कोडॉन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, नॉनसेंस और स्टॉप कोडॉन, जिसे बोलेंगे उआ उआ और उगा। तो अगर शुरू करना है एमआरएनए पे, ये पूरा एमआरएनए मान लीजिए, तो यहाँ पे 5:3' है, मैंने टुकड़े में फिगर को बता रखा है, और यहाँ पे शुरुआत में AUG इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन आएगा, जहां से प्रोसेस की शुरुआत होगी। और यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन हुआ हुआ उगा आएगा, यहाँ पर टर्मिनेशन होगा, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम करेगा वो कौन करेगा? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। यहाँ पर बोलेंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोलते हैं बेटा? राइबोसोम को। मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें बता रखी हैं, तो एक बार आप उसे जरूर देखें, राइबोसोम्स को। और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हमने कहा राइबोसोम है क्या? राइबोसोम इज मेड अप ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल, टीआरएनए और आरआरएनए। तो हमने कहा इसका मतलब टीआरएनए और आरआरएनए इसके अंदर होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर टीआरएनए भी होगा और आरआरएनए भी होगा। ओके, और एमआरएनए तो है ही यहाँ पर, लेकिन राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है। अब साथ के साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन्स। ओके, तो आप कहेंगे प्रोटीन्स का मतलब क्या है? एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले ट्रांसलेशन के दौरान एमआरएनए पर जुड़ती है बेटा, उसके बाद लार्जर सब यूनिट जुड़ती है। अच्छा, बेसिकली ये दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती हैं हमेशा, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ने के लिए, एसोसिएट करने के लिए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ दी Mg+2 चाहिए, जो कि 0.001 m होता है। तो जब वो अवेलेबल होता है तभी जाके एसोसिएट होती है एंड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं कि राइबोसोम की 2 यूनिट में सबसे पहले तो ये जुड़ेगा, लेकिन हमें पॉलीपेप्टाइड बनाना है तो हमें एमिनो एसिड चाहिए,
हमें यहाँ पर एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए भी चाहिए और आरआरएनए एज ए कैटलिस्ट वर्क करने के लिए वो भी चाहिए, एमआरएनए एज ए टेम्पलेट। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एमआरएनए जो है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर ही यहाँ पर राइबोसोम जुड़ के क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर ये पूरा एमआरएनए है 5:3' और यहाँ स्टार्टिंग कोडॉन से स्टार्ट होगा दैट इज AUG और यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन से टर्मिनेट होगा UA, UA और UGA। यहाँ पर हम 6 फिगर से पढ़ेंगे और टोटली अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो बेटा 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, सेकंड वन इज द इलॉन्गेशन एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। पहला स्टेप है शुरू होना, इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है इलॉन्गेशन और थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। तो यहाँ पर शुरुआत होगी, यहाँ पर खत्म होगा और बीच में इलॉन्गेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे सर ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम ये हो गया और राइबोसोम के अंदर टीआरएनए ये नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का मैंने जो बना रखा है, हरे रंग का जो बना रखा है दैट इज कॉल्ड टीआरएनए। और टीआरएनए का ये जो एंड है बेटा, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो एंड है ये क्या है, यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो नजर आ रहा है बेटा यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप, और एंटीकोडॉन लूप ही एमआरएनए के कोडॉन से जुड़ के क्या करता है, रीड करता है। ओके, तो हमने कहा कि यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे हैं इनिशिएशन, अच्छा इनिशिएशन के लिए यहाँ पर फैक्टर्स लगते हैं, इलॉन्गेशन के लिए फैक्टर्स लगते हैं, टर्मिनेशन के लिए फैक्टर्स लगते हैं। तो हम उन्हें नाम देते हैं कैसे, IF इनिशिएशन फैक्टर। अगर यूकैरियोट में है तो EIF यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर जो है प्रोकैरियोट में 1, 2 और 3 टोटल कितने लगते हैं, 3, IF1, IF2, IF3। ओके, जबकि यही यूकैरियोट के अंदर टोटल 10 लगते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 4F, 5 एंड 6। तो ये 10 इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट में और 3 इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट में लगते हैं। ओके, हमने कहा इलॉन्गेशन फैक्टर 3 प्रोकैरियोट में और 2 यूकैरियोट में। तो इलॉन्गेशन फैक्टर को कैपिटल E और F से दिखाते हैं, TU, TS और G। EFTU, EFTS और EFG प्रोकैरियोट में 3 होते हैं और यूकैरियोट में केवल EEF11 एंड EEF12। ओके, तो हमने कहा यहां पर आएगा, ये नजर आएगा कि इलॉन्गेशन फैक्टर 1 एंड 2। तो यहां पर नेक्स्ट आएगा टर्मिनेशन या रिलीजिंग फैक्टर TF या RF। तो 3 टाइप का 1, 2, 3 प्रोकैरियोट में और यहां पर सिर्फ ओनली 1 टाइप का पाया जाता है यूकैरियोट में। तो मैंने बता दिया इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रोकैरियोट में और 10 यूकैरियोट में। यहां पर प्रोकैरियोट में इलॉन्गेशन फैक्टर 3 और 2 यूकैरियोट में। यहां पर 3 टर्मिनेशन फैक्टर और 1 केवल टर्मिनेशन फैक्टर यूकैरियोट में पाया जाता है। आइए बात करते हैं, ये सब इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को लगातार सपोर्ट करेंगे और उसे हेल्प करेंगे और उसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था एमिनो एसिड का क्या होता है, NH2CCOOH H और R। तो आप बताओ यहां पर एक एमिनो एसिड को जब हम पॉलीपेप्टाइड का हिस्सा बनाएं उसके पहले हमें एक्टिवेशन करना पड़ेगा। आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं यहां पर पहला, सबसे पहला अभी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन नहीं, कुछ नहीं, अभी शुरू नहीं हो रहा है, अभी हम एमिनो एसिड को तैयार कर रहे हैं। तो आपको मैंने ये बात बताई थी टोटल 20 तरीके के एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में और जिसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों हैं। तो 20 टाइप के एमिनो एसिड को कोड करने के लिए जो कोडॉन एमआरएनए पर प्रेजेंट होंगे वो 61 टाइप के होंगे और उसे पढ़ने वाले एंटीकोडॉन 61 टाइप के होंगे जो कि 61 टाइप ऑफ टीआरएनए में प्रेजेंट होंगे। मतलब 61 टाइप का टीआरएनए भी मौजूद होगा। इसका मतलब इनिशिएटर टीआरएनए तो होता है, इनिशिएट करने वाला स्टार्टर टीआरएनए तो होता है, लेकिन कोई टर्मिनेटर टीआरएनए कभी भी पाया नहीं जाता है। तो हमने ये कहा यहां पर जैसे ही टीआरएनए आया, टीआरएनए लार्जर सब यूनिट में होता है, ये सारी बातें बता चुके हैं।
टीआरएनए लार्जर सब यूनिट में होगा और लार्जर सब यूनिट के अंदर यहां पर 3 साइट पाई जाती है। मैंने ये बात पहले भी पिछले वीडियो में बताई, उसे जरूर देखिए। यहां पर एक साइट है P फॉर पेप्टाइडिल साइट, A फॉर एमिनो एसाइल साइट और E फॉर एग्जिट साइट। इन्हीं 3 साइट को आप देखें, एग्जिट साइट सब में है, P फॉर पेप्टाइडिल साइट सब में है, A फॉर एमिनो एसाइल साइट सब में है, एंटीकोडॉन लूप सब में आपको नजर आ रहा है, mRNA दिख रहा है। राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट मैंने ऊपर बना रखी है, सब में लिख भी रखा है, और स्मॉलर सब यूनिट यहां पर नीचे बना रखी है। लेकिन जुड़ने का क्रम जो है वो स्मॉलर पहले और लार्जर बाद में जुड़ता है, तब जाके जॉइंट कॉम्प्लेक्स बनता है यहां पर राइबोसोम का। आइए, तो mRNA हमेशा टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले लार्जर सब यूनिट में अगर हम देखें तो टीआरएनए है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड है, 5'3' है, और यहां पर 5' पे G प्रेजेंट होता है और 3' पे एक सीक्वेंस CCA प्रेजेंट होता है जो एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड कहा जाता है, और उसी के ऊपर एमिनो एसिड हमेशा जुड़ता है। तो आप बताओ एमिनो एसिड हमेशा किससे जुड़ेगा? COOH से हमेशा 3' एंड पे जुड़ता है। ये बात मैंने बता रखी है पहले भी, तो ओके। अब हमने ये कहा, अच्छा, 2 एमिनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एनर्जी लगती है क्या? बिल्कुल एटीपी खर्च होती है। फिर क्या उसमें एंजाइम लगता है क्या? हाँ, कई बार राइबोजाइम प्रोकैरियोट्स के अंदर 23SR RNA जो है वो एक्ट एज ए कैटलिस्ट और बिहेव एज ए राइबोसोमल एंजाइम दैट इज कॉल्ड द राइबोजाइम और नेम्ड एज द पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेजेज। तो वो भी यहाँ पर उसे एनहांस करता है और वहां कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले करता है। आइए, लेकिन हमने कहा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे ही लार्जर सब यूनिट जुड़ी, टीआरएनए आया, उसका एंटीकोडॉन mRNA के कोडॉन से जुड़ा और यहाँ पर एमिनो एसिड करेस्पॉन्डिंग वाला पहले से ही जुड़ रखा है, तो वही वाला टीआरएनए आएगा। बोले ठीक है सर, AUG से स्टार्ट होना है। उसके पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे एमिनो एसिड को हम पहले एक्टिवेट कर लें और उसे करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए विद एंटीकोडॉन से जोड़ लें, ताकि जब जरूरत पड़े तो राइबोसोम में जैसे ही कोडॉन पढ़ा जाए तुरंत वही वाला टीआरएनए आ जाए। तो हमने कहा वही एमिनो एसिड को हम पहले सारे एमिनो एसिड जितने भी होंगे सबको क्या करेंगे? एक्टिवेट। देन फर्स्ट स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड में ये बात बता चुके हैं पहले भी, फटाफट सुन लीजिए। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड का मतलब एक एमिनो एसिड आपके पास है, इसको एक्टिवेट करना है ताकि ये टीआरएनए से जुड़ जाए। तो आप क्या करेंगे? इसमें एटीपी लगाएंगे जो खर्च हो जाएगा, और एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम लगाएंगे जो कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 20 टाइप का होता है, हर एक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पर ये एटीपी के साथ जुड़ के यहाँ ये एमिनो एसिड को एक्टिवेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बेटा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? एमिनो एसिड तो होगा ही होगा, एटीपी खर्च होके एएमपी में बदल जाता है और एंजाइम एज इट इज रहता है, तो इसे बोलते हैं एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स ही कहलाता है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड। तो इनिशिएशन में, शुरुआती दौर में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड पहला फेज होता है। और जैसे ही ये हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे? COOH ग्रुप से हम टीआरएनए के 3' एंड पे जोड़ना चाहेंगे। अब अगले इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग या लोडिंग और एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। केवल एक काम करना है कि इस एक्टिवेटेड एमिनो एसिड इस कॉम्प्लेक्स के साथ हम टीआरएनए को ऐड कर देंगे। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, उसके 3' एंड पे हम इसको ऐड करेंगे और वो बन जाएगा एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और एएमपी रिलीज हो जाएगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा। तो एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स मतलब टीआरएनए जो आपके पास था उसके 3' एंड पे COOH ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड CCA सीक्वेंस से जुड़ चुका है, और उस पूरे को बोलेंगे चार्ज या लोडेड टीआरएनए। अब पूरी तरह से 61 तरीके के टीआरएनए जो है अपने एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड 3' पे CCA सीक्वेंस के साथ COOH ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड को 20 टाइप के एमिनो एसिड को जोड़ के लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट हैं। अब जैसे जैसे मुझे कोडॉन मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर लगातार उसे एसोसिएट करेंगे और पॉलीपेप्टाइड बनाते जाएंगे। ओके, आइए
अब पहला काम एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड कर लिया, केवल एक काम करना होता है। दूसरा आएगा चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब एमिनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ना, जोड़ दिया। अब लार्जर सब यूनिट में सारी चीजें तैयार हैं। आते हैं लार्जर सब यूनिट में, यहाँ पर एग्जिट साइट है, पेप्टाइडिल साइट है और एमिनो एसाइल साइट है। आइए एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो हमने कहा सबसे पहले 30S, अब इनिशिएशन की बारी आई है और सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जो है वो एमआरएनए पर जाके जुड़ती है। तो देखते जाएं आप, यहाँ पर अगर प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट कौन है, 30S, और 30S किससे जाके जुड़ेगी बेटा, एमआरएनए से। तो आप वहां एमआरएनए भी देखिए, मतलब ये जो नीचे की स्मॉलर सब यूनिट है ये सबसे पहले जुड़ती है। कितना आसान है कि जब 30S यहाँ पर अगर मैं ये एमआरएनए बना दूं और यहाँ पर ये ऐसे स्मॉलर सब यूनिट जोड़ दूं, तो आप बताओ ये कॉम्प्लेक्स बन गया कि नहीं। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम मैं क्या बोलूं कि यहाँ पर ये एमआरएनए अगर है तो मैं बोल दूं 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। तो आप देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है 30S mRNA कॉम्प्लेक्स, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। अब सवाल पूछा जाता है कि mRNA के ऊपर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन सबसे पहले कौन जुड़ता है, स्मॉलर सब यूनिट जुड़ती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा, अब लार्जर सब यूनिट की बारी आए, उसके पहले क्या होता है, यहां पर IF2, IF3, Mg+2, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा, यहां ATP एनर्जी के लिए नहीं बल्कि GTP खर्च होता है। अच्छा, IF3 की एक खास बात है कि हमेशा दोनों सब यूनिट को अलग रखता है। जैसे ही IF3 हटेगा तुरंत दोनों सब यूनिट लार्जर स्मॉलर जुड़ के राइबोसोम बना देंगे। IF3 है तो ये अलग अलग 50S अभी नहीं आ सकता है, यहाँ पर 30S mRNA कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस mRNA कॉम्प्लेक्स से हम उस tRNA को, जो चार्ज्ड या लोडेड tRNA है, जो कि AUG या स्टार्टिंग कोडॉन के लिए फॉर्माइल मेथियोनिल या फॉर्माइल मेथियोनिल को कोड करता है, उस एमिनो एसिड के साथ जुड़े हुए टीआरएनए को लाएंगे जिसका नाम होगा फॉर्माइल मेथियोनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। बोले सर यहाँ फॉर्माइल मेथियोनिल क्या है, एमिनो एसिड है फॉर्माइल मेथियोनिन, जो कि प्रोकैरियोट में AUG द्वारा कोड किया जाता है। हमें स्टार्टिंग करनी है, इस वजह से AUG द्वारा कोड किया जाने वाला एमिनो एसिड हम सबसे पहले उस पर जोड़ के वही वाला टीआरएनए ले आएंगे और चार्ज या लोडेड टीआरएनए को हम इस कॉम्प्लेक्स से जोड़ेंगे। कितना आसान है, इसको मिला के लिखो 30S mRNA फॉर्माइल मेथियोनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही ये बनता है तुरंत इनिशिएशन फैक्टर जितने हैं सारे F2 F3 सारे गायब हो जाते हैं और गायब होते ही यहाँ पर लार्जर सब यूनिट जो है, जो कि प्रोकैरियोट में 50S होती है बेटा, वो आ जाएगी और यहाँ पर 70S राइबोसोम बन जाएगा और ट्रांसलेशन का इलॉन्गेशन स्टेप स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन तो हो ही गया, अब राइबोसोम बन गया तो अब एलॉन्गेशन होगा और लास्ट में जब नॉनसेंस कोडॉन आएगा देन इट इज स्टॉप कोडॉन आएगा, देन इट इज टर्मिनेटेड और पॉलीपेप्टाइड चेन आपको मिल जाएगी। आइए हम लोग बात करते हैं, अब 70S राइबोसोम मिल गया तो मैं यहां कह सकता हूं कि मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो कौन सा राइबोसोम है बच्चों, 70S। तो ये 70S राइबोसोम मैंने छिप फिगर में दिखाया है। आइए इत्मीनान से समझते हैं, स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले जुड़ गई, यहां पे काम खत्म हो गया। लार्जर सब यूनिट के अंदर टीआरएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन इस लार्जर सब यूनिट में 3 साइट प्रेजेंट होती है और एनसीईआरटी के हिसाब से 2 साइट होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं E फॉर एग्जिट साइट, जहां से बाहर हटना होता है, P फॉर पेप्टाइडिल साइट और A फॉर एमिनो एसाइल साइट। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। यहां सबसे पहला जब राइबोसोम एमआरएनए के शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग कोडॉन से आता है तो जो एमआरएनए का AUG स्टार्टिंग कोडॉन है वो P साइट या पेप्टाइडिल साइट ऑफ द लार्जर सब यूनिट या राइबोसोम के नजदीक होता है और A साइट जो है वो नेक्स्ट कोडॉन के, जो एमआरएनए पर नेक्स्ट कोडॉन है, स्टार्ट के बाद नेक्स्ट कोडॉन है उसके नजदीक होता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो ये P साइट जो है इसके ऊपर टीआरएनए जो इनिशिएशन करता है दैट इज कॉल्ड द इनिशिएटर टीआरएनए और उसका एग्जैक्ट नाम है फॉर्माइल मेथियोनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। यहां पर AUG के जस्ट अपोजिट एंटीकोडॉन लेकर ये यहां पर हाजिर हो जाता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इनिशिएशन जो इनिशिएटर टीआरएनए है या स्टार्टिंग टीआरएनए है वो कहां आएगा, P साइट पे हमेशा।
शुरुआत में कहां आएगा, पी साइड पे। याद रखिएगा स्टार्टिंग या इनिशिएटर टीआरएनए हमेशा पी साइड पे आता है। ओके, और नेक्स्ट जो कोडॉन है, न्यू कोडॉन है, वो कहां आएगा, हमेशा ए साइड पे। ओके, जैसे ये पी साइड पर आता है और इससे जुड़ता है यहाँ एमिनो एसिड 1, मतलब AUG क्या कोड करेगा, एन या फॉर्माइल मेथियोनीन। यहाँ पर वो एमिनो एसिड जुड़ गया, मैंने नाम दिया AA1। ओके, तो हमने कहा कि ये तो स्टार्टिंग हो गई, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है, बताइए स्टार्टिंग या इनिशिएशन के दौरान क्या ए साइट खाली रहेगी क्या? 100% ए साइट इज एम्प्टी ड्यूरिंग द इनिशिएशन और स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसलेशन। तो ए साइट पे कोई भी टीआरएनए अभी आया नहीं है, बिल्कुल खाली। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशिएटर टीआरएनए हमेशा कहां आएगा, पेप्टाइडल साइट पे। ए साइट क्या रहेगी, खाली ड्यूरिंग द इनिशिएशन। लेकिन अगर मैं बात करूं जस्ट इसके बाद, तो नया जो कोडॉन आया है एमआरएनए का, वो किस साइड के नजदीक है, ए साइड के। तो नया टीआरएनए नया एमिनो एसिड के साथ कहां पर आएगा, ए साइड पर। तो हमने कहा नेक्स्ट फिगर में शिफ्ट होते हैं और कहते हैं कि एज इट इज ये तो यहीं पर है, जैसे यहां था वैसे ही AA1 है। अब हमने कहा कि जो नेक्स्ट नया कोडॉन एमआरएनए का ए साइड के नजदीक है, हमेशा नया टीआरएनए नए एमिनो एसिड के साथ हमेशा ए साइट या एमिनो एसाइल साइट पर ही आता है। तो जब भी यहां पर नया, जैसे ही नया कोडॉन यहां नीचे आया, नया एंटी कोडॉन लेके टीआरएनए ए साइट या एमिनो एसाइल साइट पे करेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड जिसका नाम है AA2 मैंने दिया है बेटा, वो यहां पर आ जाता है और AA2 आ गया। अब आप देखो पी साइड पर AA1 प्रेजेंट है और ए साइड पे AA2 प्रेजेंट है। जैसे ही इतनी बात होती है, तत्काल तुरंत क्या होता है कि एमिनो एसिड 1 का जो COOH ग्रुप है, जो कि 3' से जुड़ा हुआ है, उसका बॉन्ड टूट जाता है। मतलब एमिनो एसिड 1 जो है वो टीआरएनए का साथ छोड़ देता है, मतलब टीआरएनए को फ्री कर देता है। जैसे ही ये फ्री करता है, जैसे ही ये फ्री करता है, यहां पर एमिनो एसिड का COOH ग्रुप फ्री हो जाता है। और जब फ्री हो जाता है तो इधर तो COOH ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड फ्री हो गया और इधर टीआरएनए का 3' फ्री हो गया। तो आप बताओ, जैसे अगले फिगर में हम आते हैं, अब ये जो टीआरएनए फ्री हुआ है बेटा, ये फ्री टीआरएनए कहां चला जाता है, फ्री टीआरएनए कहां चला जाता है, ई साइट से राइबोसोम की इस पी साइट से बाहर होके एग्जिट साइट पर चला जाता है, एग्जिट साइट से बाहर चला जाता है। तो हमने कहा जैसे ही पी साइट, यहां पर एमिनो एसिड और टीआरएनए का बॉन्ड टूट गया, इसका COOH और इसका 3' एंड फ्री हो गया। अब जैसे ही टीआरएनए फ्री हुआ, वो टीआरएनए ई साइट पे चला जाता है और जैसे टीआरएनए ई साइट पे जाता है, ये नया वाला जो टीआरएनए ए साइट वाला है, वो कहां चला जाता है, पी साइट पे। कहां चला जाता है, पी साइट पे। तो पहला काम तो अगले फिगर में क्या क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है कि ये ए साइट वाला नया जो टीआरएनए आया था, वो ए साइट से अब कहां शिफ्ट हो रहा है, पी साइट पे। और इसी दौरान दूसरा काम हो रहा है, एमिनो एसिड 1 और एमिनो एसिड 2 के बीच में आरआरएनए और 23S आरआरएनए प्रोकैरियोट में, जिसका नाम पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, दैट इज द राइबोजाइम दैट इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटलाइज कर देगा और यहां दोनों एमिनो एसिड के बीच में यहां पेप्टाइड बॉन्ड या CONH बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इसका COOH ग्रुप फ्री हो ही चुका था, इसका NH2 ग्रुप मिल जाएगा, तो CONH बॉन्ड मिलके यहां पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब आप बताओ ट्रांसलेशन में टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए तीनों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? एमआरएनए का टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, आरआरएनए कैटलिस्ट और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, टीआरएनए का काम है रीड द जेनेटिक कोडॉन या रीड द जेनेटिक कोड ऑन एमआरएनए, और यहां पर ब्रिंग्स द एमिनो एसिड एट द एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ओके, हमने कहा यहां पर ये इधर शिफ्ट हुआ, दो काम हुए, देखिए यहां से ये इधर शिफ्ट हुआ और यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, तो जुड़ गया। हमने कहा दोनों एमिनो एसिड क्या हो गए, जुड़ गए। तो आप बताओ डाईपेप्टाइड ये बन गया, और डाईपेप्टाइड क्या है,
ए साइट के टीआरएनए से जुड़ा हुआ है। अब यही एमिनो एसिड 2 वाला टीआरएनए पी साइट पे आएगा। तो आप बताओ, यहां पे देखें अगले फिगर में AA2 के साथ टीआरएनए पी साइट पे आ गया। अब जैसे ही आया, आप बताओ यहां पर ये ए साइट खाली हुई, तो नेक्स्ट जो कोडॉन है हमारे ने का वो आएगा किस पे, ए साइट पे। तो आप बताओ इधर खिसक गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन इज असिस्टेड बाय द ट्रांसलोकेज एंजाइम और राइबोसोम को 5:3 डायरेक्शन में मूव कराया जाता है ट्रांसलोकेज एंजाइम, और एनर्जी लगती है जीटीपी एटीपी नहीं, तो जीटीपी लगती है। अब आप बताओ, जैसे ये यहां शिफ्ट होगा ये खाली हो जाएगी, और खाली होने के बाद ये इधर खिसक आएगा, तो ये वाला जो नया कोडॉन है एमआरएनए का वो ए साइट पर आ जाएगा। देखिए नया कोडॉन ए साइट पर आ गया और एमिनो एसिड 2 वाला टीआरएनए यहां खिसक गया। अब आप देखिए AA2 और AA3 यहां, तो इसका मतलब एक चीज तय हो गई कि हमेशा नया एमिनो एसिड वाला टीआरएनए हमेशा ए साइट या एमिनो एसाइल साइट पर ही आएगा, और उसके बाद वो शिफ्ट होगा पी साइट पे। फिर वहां से उसका बॉन्ड एमिनो एसिड से टूटेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और जो फ्री टीआरएनए है जो डिस्चार्ज्ड है, चार्ज नहीं डिस्चार्ज्ड है, जो अनलोडेड हो गया है, जो फ्री हो गया है, वो एग्जिट साइट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो तीनों साइट का अच्छे से काम समझ आया। और जैसे यहां पर एमिनो एसिड 3 नया एमिनो एसिड वाला टीआरएनए आया, अब यहां पर एमिनो एसिड 2 और यहां टीआरएनए के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, यहां 3' होके फ्री टीआरएनए यहां से चला जाएगा कहां, ये एग्जिट साइट पे चला जाएगा, और ये आ जाएगा पी साइट पे, और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा AA2 और AA3 के बीच में। और आगे आप देखोगे कि जैसे ही ये चीज शिफ्ट हुई है, अब पी साइट दोबारा से खाली हो गई है, और खाली जब ये बाहर निकलेगा तो खाली ही होगी। अब इसके बाद ये यहां आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा AA1 AA2 AA3, ओके। अब क्या कहेंगे कि ये चीज फिर से क्या होगा, नया तो हमेशा इसी पे आता है, AA3 वाला आया है, अब ये यहां शिफ्ट होगा, कहां शिफ्ट होगा बेटा, यहां। अब आप बताओ, AA2 निकला, AA3 गया, ओके। AA2 जब निकलेगा तो एक तो निकलेगा और दूसरा यहां पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो इसका निकलना और पेप्टाइड बॉन्ड बनना यहां AA2 और AA3 में हो गया। लेकिन अब क्या होगा, AA3 जो है वो ए साइड से कहां शिफ्ट होगा, पी साइड पे। तो आप देखो यहां ए साइड से पी साइड पे शिफ्ट होते होते ऐसे AA3 आगे जाएगा, फिर AA4 वाला ए से पी पे जाएगा, ऐसे लगातार होते हुए कंटिन्यूअसली ये काम 5:3 डायरेक्शन में ट्रांसलोकेज और जीटीपी के हेल्प से होते हुए राइबोसोम को मूव कराया जाता रहेगा, और लगातार नए एमिनो एसिड के साथ नया टीआरएनए एमिनो एसाइल साइट ए साइट ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे आएगा, फिर ए साइट से पी साइट पे जाएगा, पी साइट पे वो एमिनो एसिड फ्री करेगा और टीआरएनए फ्री होके एग्जिट साइट पे, और एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड नए एमिनो एसिड से बना लेगा, नए टीआरएनए वाले एमिनो एसिड से बना लेगा। तो आप बताओ, ऐसे यहाँ पे AA1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, ऐसे ही 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन करेंगे, मैंने 5 का दिखाया। अब लास्ट में क्या होगा, ए साइट जो है बढ़ते 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 जो ए साइट है वो नया जो कोडॉन एमआरएनए का पाएगी, वो कौन सा पाएगी बेटा, नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन, दैट इज कॉल्ड UA, UAG और UGA। जैसे ही ये साइट पर ये स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन आएगा, अब यहां पर तो कोई नया टीआरएनए आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि इनिशिएटर टीआरएनए तो होता है, यहां पर इनिशिएटर टीआरएनए होता है, लेकिन कोई भी टर्मिनेटर टीआरएनए नहीं होता। यहां पर कोई भी टर्मिनेटर टीआरएनए कभी भी नहीं होता, और जब नहीं होता तो ए साइट पे कोई नहीं आएगा। जब कोई नहीं आएगा तो यहां पर ये पी साइट से एमिनो एसिड का
जो बॉन्ड COOH ग्रुप है वो फ्री होगा और tRNA फ्री होगा और p साइड से e साइड पे वो निकल जाएगा और यहाँ पे p साइड खाली हो जाएगी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, अलग हो जाती है। तो आप बताओ यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉलीपेप्टाइड चेन आपको तुरंत टर्मिनेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब आप कहोगे कौन हेल्प करेगा, रिलीजिंग फैक्टर बता चुके हैं, इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। प्रोकैरियोट में कितने, यूकैरियोट कितने, क्या नाम होंगे बता चुके हैं, कैसे कौन जुड़ेगा बता चुके हैं। आइए तो हमने दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। बस एक बात मेरी गौर से सुनिए कि जब इनिशिएशन होगा तो इनिशिएटर tRNA p साइट पर आएगा और a साइट हमेशा ड्यूरिंग द इनिशिएशन एम्प्टी रहेगी, खाली रहेगी। लेकिन जब यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन आ जाएगा तो यहाँ टर्मिनेटर tRNA नहीं आएगा, जबकि ड्यूरिंग द इलोंगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ 5:3 विद द हेल्प ऑफ GTP एंड ट्रांसलोकेज एंजाइम ऑलवेज एंड ऑलवेज न्यू amino acid attached tRNA always come on the amino acid या A site। हमेशा नया कोडॉन, हमेशा नया एमिनो एसिड जुड़ा हुआ tRNA हमेशा आएगा कहां पे, A साइट पे, फिर A साइट से कहां जाएगा, P साइट पे, P साइट से कहां जाएगा, E साइट पे। तो नया आएगा A साइट पे और फिर जाएगा P साइट पे, फिर निकल जाएगा E साइट पे और एमिनो एसिड लगातार पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू जुड़ते चले जाते हैं। तो आप ये कहेंगे बेहद आसान है, 3 स्टेप हैं, इतने सारे फैक्टर हैं सबके, और पहला काम होता है एक्टिवेशन एमिनो एसिड का, जिसमें केवल एक काम करते हैं, एटीपी और एंजाइम लगा देते हैं जो कि हर के लिए स्पेसिफिक होता है। फिर जो एमिनो एसिड है उसके COOH ग्रुप को tRNA के 3' सीक्वेंस से स्पेसिफिकली जोड़ देते हैं। दैट अटैचमेंट अटैच्ड tRNA इज कॉल्ड एज चार्ज्ड और लोडेड tRNA, इसका कॉम्प्लेक्स का नाम बता दिया। फिर क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट इज ऑलवेज अटैच्ड ऑन दी mRNA फर्स्टली देन द लार्जर सब यूनिट। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 30s स्मॉलर सब यूनिट mRNA के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर जो चार्ज्ड या लोडेड tRNA है वो यहाँ पर लाया गया GTP के साथ और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स और बना, और फिर जाके जैसे इनिशिएशन फैक्टर हटा तुरंत लार्जर सब यूनिट आया और 70s राइबोसोम बन गया और 70s राइबोसोम ट्रांसलेशन या मेनली इलोंगेशन को यहाँ पर स्टार्टअप कर देता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलोंगेशन भी करेगा और इनिशिएशन भी करेगा, इनिशिएशन भी करेगा, इलोंगेशन भी करेगा और टर्मिनेशन भी करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब आप जानते हैं यहाँ पर एक पिछले वीडियो में मैंने बहुत क्लियरिटी से इसीलिए बेसिक्स बता दिए थे बेटा, पढ़ाने का बिल्कुल अगर आपको समझना है तो वो एक अलग तरीके अलग अंदाज में आप तक पहुंचाना पड़ेगा, नहीं बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उसी में सब कुछ बता दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं। मैंने केवल 2 चीज बताई है, एक तो नया हमेशा आएगा A साइड पे, फिर जाएगा वो P साइड पे, फिर निकल जाएगा E साइड पे और एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड। mRNA, tRNA, rRNA तीनों का रोल बता दिया। अगर आपको स्ट्रक्चर में दिक्कत है तो पिछला वीडियो ट्रांसलेशन बेसिक कंसेप्ट के नाम से है, उसे जरूर देखें और उसे नोट डाउन करें ताकि ये समझ आए। ये वाली स्टेप वहां बताई है, ये वाली स्टेप वहां और अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ बताई है, ये स्टेप बताई है, लेकिन यहाँ ट्रांसलेशन का पूरा जो सीक्वेंस है वो फिगर के थ्रू, फिगर नंबर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 और 5 से 6 आप आसानी से देख सकते हैं और एक बार में समझ सकते हैं कि mRNA और उसके ऊपर rRNA और tRNA के साथ राइबोसोम का क्या रोल है। तो ये है पूरा, GTP खर्च होता है, ATP खर्च नहीं होता है। और यहाँ पर Mg+2 की कंसंट्रेशन जब स्पेसिफिक होगी तभी दोनों सब यूनिट जुड़ेंगी, अदरवाइज ये अलग अलग रहेंगी। राइबोसोम यहाँ पर 30s और 50s को मिला के 70s बनाया, मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करेंगे कहां हो रहा होगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर यही यूकैरियोट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्मॉलर सब यूनिट क्या 40s, और यहाँ पर लार्जर क्या आ जाएगा 60s, यहाँ पर आ जाएगा 80s, और यहाँ पर फॉर्माइल मेथियोनिल की जगह केवल मेथियोनिल आ जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहता है। तो एनसीईआरटी कहती है tRNA में यहाँ पर लार्जर सब यूनिट में
केवल 2 साइट पाई जाती है, एक पेप्टाइडल और एमिनो एसाइल, नाम नहीं लिखती लेकिन 2 साइट लिखती है, तो वो दोनों पेप्टाइडल और एमिनो एसाइल है, आप नोट डाउन कर लेना। लेकिन ई साइट के बारे में जिक्र नहीं करती है क्योंकि उतना ज्यादा वो एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन जब भी पूछा जाए तो आप 2 साइट ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो ए साइट और एक पी साइट। लेकिन जानकारी के लिए यहां पर रहे कि ई साइट क्या होती है, एग्जिट साइट। तो इसके बारे में पूरा मैंने आपको ट्रांसलेशन A to Z सीक्वेंशियल बताया। अच्छा, अब सवाल ये कि आखिरकार जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S है, किससे बनी होती है? तो मैं कहूंगा ये सिस्टीन आरएनए से बनी होती है। और सिस्टीन आरएनए की अगर बात की जाए बेटा, तो इस स्मॉलर सब यूनिट में मैंने आपको बताया था इनके एमआरएनए और इसको पहचानने के लिए पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। तो एमआरएनए के अंदर प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है सीक्वेंस साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, एसडी सीक्वेंस, जबकि उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉलर सब यूनिट सिस्टीन आरएनए प्रेजेंट होता है एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, एएसडी सीक्वेंस। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, मैं बार-बार 10 बार 20 बार बता चुका हूं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझना है कंसेप्चुअल, तो आपको मेहनत इसमें नहीं बल्कि प्रीवियस वीडियो ट्रांसलेशन बेसिक कंसेप्ट्स वाले में करनी है और उसको लिखना है, तभी जाके ये आपको बिल्कुल क्लियर और विजुअलाइज होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से यूकैरियोट के अंदर एमआरएनए और स्मॉलर सब यूनिट कैसे पहचानते हैं, तो जो 40S होती है वो बनी होती है 18S आरएनए से, उसके अंदर 7mg कैप या जो कैपिंग होती है मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाया जाता है। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहां पाया जाता है, 7mg कैप का, जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द यूकैरियोट है, मतलब 40S है, मतलब 18S आरएनए में, तो उससे वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। मैंने बहुत क्लियर कट बताया है। साथ में यूटीआर रीजन का क्या रोल है? यूटीआर रीजन जो है वो ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बनाता है। कैसे? बाय हेल्प टू रिकॉग्नाइजिंग द एग्जैक्टली स्टार्टिंग साइट फॉर द ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूटीआर का भी अपना एक रोल है अनट्रांसलेटेड रीजन का, जो कभी भी ट्रांसलेट तो नहीं होगा लेकिन उसका अपना एक बेनिफिट है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। एनसीईआरटी पूरी कवर है और A to Z मैंने आप तक पहुंचा दिया, फैक्टर्स सारे क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर्ड है, आपको कभी कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी अच्छा, दोनों वीडियो मिला के जब आप देखेंगे पहले उसको फिर इसको, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक लैकोपेरॉन आ रहा है बच्चों, बहुत ही लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन बेहद इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल, मजा आएगा और बेहतर समझ में आएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। गुजारिश केवल इतनी, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों।